तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देगा, और ये सीधे सीधे आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे खुलासे हो गए जो आपकी सोच बदल देगा। 7 people, including 2 cancer hospital employees in Delhi, have been arrested on charges of selling fake drugs in the name of treating cancer. National Pharmaceutical Pricing Authority has announced a hike in prices of around 800 essential drugs from the 1st of April. Related to drug safety, the pharma major will pay $500 million in civil and criminal fines under settlement in the agreement with the US Department of Justice. तो देखो, इस वीडियो को हम टोटल 7 चैप्टर्स में समझेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो देखो, भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा 20% जेनरिक दवाइयां बनाता है और 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर देता है यही दवाई जो भारत में बनती है। 2023 में जो भारत ने दवाई बनाई थी इंडिया में, वो जो एक्सपोर्ट किया था उसका टोटल रेवेन्यू $24 बिलियन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में कितनी दवाई बनती है यहाँ पे। और ये जो फिगर्स है ये हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो भारत में जो बनी हुई जो जेनरिक दवाइयां है करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाती है इस पूरी दुनिया में। और अगर मैं भारत की सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात करूं तो है सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज। और ये कंपनियां ना खासकर कैंसर, HIV और मधुमेह जैसी बीमारियों की सस्ती दवाएं बना के इंडिया में उपलब्ध कराती है और इवन हर जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इन्हीं सस्ती दवाइयों की वजह से हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं हमारी सस्ती दवाई। इसके लिए उनको भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनकी कंट्रीज में महंगी दवाई लेने से अच्छा है कि इंडिया से सस्ती दवाई ले ले। तो 2022 में जो जितनी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना इंडिया की, उनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 8% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाला है उन्होंने। तो ये तो हुई बात चैप्टर नंबर 1 की, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले ये चीज जान लो कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है आखिर। तो देखो, खासकर अगर जेनरिक मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें जो मेन कारण है वो होता है प्राइस का, पेटेंट का, नाम का और मार्केटिंग का। जेनरिक और ब्रांडेड दवाई में जो कॉम्पोजिशन जो रहता है वो सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। जो ब्रांडेड दवाई रहती है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ज्यादा लगाती है। इसकी वजह से जो भी नया प्रोडक्ट एक ब्रांडेड दवाई का बनता है वो उसको पेटेंट करा लेते हैं। और पेटेंट कराने से होता क्या है कि सपोज मैंने 10 साल के लिए ये दवाई अब मैं ही बेचूंगा, मार्केट में कोई भी नहीं बेच पाएगा, सिर्फ मैं बेचूंगा। तो ये हुआ तो ब्रांडेड दवाई। अब 10 साल के बाद जब पेटेंट उसका खत्म हो जाएगा, उसके एक्सक्लूसिव राइट्स खत्म हो जाएंगे, तो कोई भी छोटी मोटी कंपनी वही सेम फॉर्मूला से अपनी जेनरिक दवाई बना सकता है और मार्केट में बेच सकता है। तो सेंट्रल ड्रग्स और स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही ये सब दवाई बनती है। जो जेनरिक दवाई भी बनती है ना, वो इन्हीं निगरानी के अंडर बनती है। मतलब ये बिल्कुल भी फेक नहीं रहती है, ये भी जेन्युइन ही रहती है। तो ये तो आप समझ गए हो कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाई में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर ब्रांडेड दवाई का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है क्रोसिन, और अगर जेनरिक दवाई की बात करूं तो वो है पैरासिटामोल। मतलब आपके दवाई के पत्ते पे सिर्फ पैरासिटामोल लिखा रहेगा और ब्रांडेड के इस पे क्रोसिन लिखा रहेगा, बात एक ही हुई। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, रिसेंट स्कैंडल्स एंड फ्रॉड्स। लेकिन जहां ये कंपनियां जिंदगी बचाने का काम करती है, वहां पे कुछ ऐसी भी चीज हो जाती है जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो 2023 में इंडिया में पुलिस ने कई जगह पे छापेमारी मारी और जो नकली दवाई का प्रोडक्शन कर रहे थे उनका पर्दाफाश किया। लाखों नकली दवाई जो बिना किसी क्वालिटी चेक के जरिए बेची जा रही थी, पुलिस ने उन सभी दवाइयों को जब्त किया। और ये जो दवाइयां थी ना कि सिर्फ बेअसर थी, मतलब खाने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये जानलेवा भी थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत में टोटल जो दवाइयां बेची जाती है ना, उसमें से 10% तो नकली दवाइयां होती है, या फिर 10% की दवाइयां अप टू द क्वालिटी मार्क नहीं होती है। दूसरा चीज है कि रैनबैक्सी स्कैंडल। भारत की सबसे प्रमुख कंपनी रैनबैक्सी पर अमेरिका ने $500 मिलियन का जुर्माना ठोका था, क्योंकि इनकी जो दवाइयां थी वो एक सिक्योरिटी चेक से नहीं गुजरी थी, क्वालिटी चेक से नहीं गुजरी थी, और जो क्लिनिकल डेटा इन्होंने बताया था वो बहुत ज्यादा फेक था। और ये जो घटना थी ये इंडियन फार्मास्यूटिकल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसकी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंटरनेशनल लेवल पे भी शर्म का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, ड्रग प्राइसिंग एंड एक्सेसिबिलिटी। तो देखो, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो तो दावा करते हैं कि हम सबसे ज्यादा सस्ती दवाइयां बनाते हैं, इसलिए सब कोई लेता भी है। लेकिन आप एक बार सोच के बताओ, क्या ये सच में सस्ती है? क्या ये सबके लिए सस्ती है? एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक पुअर इंसान के लिए? लेकिन भारत में 60% से ब्रांडेड दवाइयां ऐसी भी है जो हम उसके लिए ज्यादा पे करते हैं, उतना
हमको पे करना ही नहीं चाहिए था। और जबकि जेनरिक दवाइयाँ ज्यादा किफायती है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जेनरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इस पे पूरी आपको लिस्ट मिल जाएंगी मेडिसिन की, कौन सी मेडिसिन कितने प्राइस पे मिलती है और कौन सी कितनी क्वालिटी चेक से गुजरी है। इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रांडेड लेना है या जेनरिक लेना है। दूसरी चीज है कि लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस इन रूरल एरियाज। तो देखो, हम कहने को तो इतनी सारी दवाइयां यहाँ इंडिया में बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर फैक्ट की बात बताऊं तो इंडिया में 50% गांव ऐसे है जहां पे अभी तक ये दवाइयां पहुंची ही नहीं है। तो उनको अभी भी शहर में ही मूव होना पड़ता है अच्छी दवाइयां लेने के लिए। और दूसरी चीज है द प्राइस गेम। तो दवा कंपनियां क्या करती है, एक स्ट्रेटेजीज प्लान करती है कि किस दवा कितने प्राइस में बिकेंगी। सभी दवा कंपनीज अपने आप में एक सुलह कर लेते हैं, समझ लो कि ये दवाई मैं इतने ही प्राइस में बेचूंगा। इसकी वजह से होता क्या है कि हम जैसे लोग तो खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब इंसान नहीं खरीद पाता है ड्यू टू ओवर कॉस्टिंग ऑफ द मेडिसिन। तो दवा कंपनी ये जो स्ट्रेटेजीज बनाती है ना, सबसे पहली बात तो ये तो बहुत गलत है प्राइस के लिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है इथिकल इश्यूज एंड इंसेंटिव्स फॉर डॉक्टर्स। तो अब बात करते हैं कि जो ये जो दवा कंपनी है ना, अपनी सिर्फ दवा बेचने के लिए ये क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाती है, और ये बहुत ही खतरनाक भी है। तो सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर इंसेंटिव्स। तो कई बार क्या होता है ना, जो दवा कंपनी रहती है वो डॉक्टर को खुद बोलती है कि ये हमारी दवा लिखो, लेकिन डॉक्टर भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि डॉक्टर को इंसेंटिव्स मिलता है इन कंपनीज की तरफ से, जैसे कि फ्री ट्रेवल, जैसे कि एक्सपेंसिव गिफ्ट, जैसे कि अलाउंसेस। लेकिन यह एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से करे, लेकिन आपको बाद में ये पता चले कि ये डॉक्टर तो बिका हुआ है, मतलब ये वही दवाइयां लिख के दे रहा है जो उसको ऊपर से भेजी जा रही है। और 2022 के एक रिपोर्ट में ऐसा पता चला कि इंडिया की एक डिस्ट्रिक्ट में 80% डॉक्टर ऐसे पाए गए जो सिर्फ कंपनी की फेवर में काम कर रहे थे। जितने भी मरीज उनके पास आ रहे थे वो उन्हीं की दवा लिख रहे थे जो उन्हें बोली गई थी, क्योंकि उन्हें ऊपर से अलाउंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो देखो, क्वालिटी और रूल्स इनको पालन करना इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इनको बाईपास करके अपनी मनमानी करती है ये सब कंपनियां। 2023 में बहुत सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी पाई गई थी जिनमें अपनी दवाइयों को अप टू क्वालिटी मार्क नहीं रखने के आरोप लगे थे, और इन्हीं दवाओं को हम कई देश में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जहां उन्हें घटिया पाया गया, उनके देश में खुद जब क्वालिटी चेक हुई तब पता चला। और इसी वजह से यूएस FDA ने बहुत सारी दवाओं को दूसरे देश से हटा दिया गया। मतलब इंडिया की जो दवा दूसरे देश में भेजी गई थी, यूएस FDA ने उन दवा को क्वालिटी चेक किया और वहां से टोटली तरीके से वो दवा को हटा दिया, और ये वार्निंग दी कि इंडिया से ये जो दवाई आ रही है वो नेक्स्ट टाइम हम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ फार्मा कंपनीज। तो जो दवा कंपनियां है ना, वो सिर्फ डॉक्टरों तक और अस्पतालों तक सीमित नहीं है, ये अब सोशल मीडिया पे आ गई है। ये खुद अपना प्रमोशन कर रहे हैं, खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर खरीद रहे हैं और दवा बेच रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या ये सही है? तो दवा कंपनियां अपना जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स खरीद रही है, और इनके जरिए लाखों रुपए खर्च करके अपनी दवाएं बेच रही है। तो इससे होता क्या है, ये जो इम्पैक्ट है ये आम लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप अगर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और अगर आपको पता चल गया कि ये दवाई का काम ये करती है, तो आप बिना डॉक्टर के पास जाए डायरेक्ट मेडिकल में जाके ये दवा खरीद लोगे। लेकिन ये जो एथिकल प्रैक्टिस है ये गलत है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और भारत में 2022 में फार्मा कंपनियों ने 3000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे किया। कई ओवर द काउंटर दवाई है जो बिना डॉक्टर की सलाह से टीवी और सोशल मीडिया पर प्रमोट की जा रही है। इसमें सर्दी जुकाम से लेकर पेन किलर की दवाइयां भी शामिल है, लेकिन इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। तो देखो, एक तरफ तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो एक तरफ घोटाला कर रही है, लेकिन इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है अगर देखा जाए तो। बायोटेक्नोलॉजी और बायोसिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में ये अपना अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं रिसर्च ऑन डेवलपमेंट। और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो 2023 में ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ बायोसिमिलर दवाइयां बनाने के लिए, जो कैंसर और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों को बहुत जल्दी से और सस्ते में ठीक कर सकती है। दूसरी चीज है जीन थेरेपी एंड प्रिसीजन मेडिसिन। तो भारत अब जीन थेरेपी और प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो कुछ अमाउंट है इनका जो रेवेन्यू का उसमें ये R&D में डाल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मरीज टू मरीज प्रिसीजन और अपने जीन को पढ़ के अच्छे से रीड करके उसी के हिसाब से दवाई देते हैं, ना कि इधर उधर की दवाई देके। और इसका फायदा ये होता है कि इसका जो इलाज होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। और आपको तो पता है कि कोविड-19 में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने मिलकर वैक्सीन बनाई, और पूरे इंडिया में वैक्सीन तो सप्लाई की और एक्सपोर्ट भी किया बहुत सारे देशों में जो सक्षम नहीं थे वैक्सीन बनाने लायक या फिर खरीदने के लिए, तो
उनको फ्री में हमने वैक्सीन दी। तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, लेकिन इन घोटालों को अगर थोड़ा कम कर दे तो बेटर हो सकता है। और भी तो ये तो पता है हमको कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको ये ध्यान देना होगा कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं, किस कंपनी की दवाई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर आपकी राय रखना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।